जिसपे संजय राउत जी एक तरफ थे और 5 लोग हम लोग एक तरफ थे, तो बात आके तो वीर सावरकर पे रुक गई। उन्होंने वीर सावरकर पे जो बात बोली और हमने जो उनको राहुल गांधी की बाइट सुनाई वो एकदम अलग थी। वो अलग बात कर रहे थे वीर सावरकर पे, और क्या बोलते हैं और फिर बीच में भी कह रहे थे कि कस्बा पे जो विक्ट्री है वो हिस्टोरिक है। लेकिन जब आप इलेक्टोरेट के पास जाएंगे अथर जी और ये सब चीज़ें सामने होंगी तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो चॉइस है वो बड़ी स्टार्क और क्लियर हो जाती है। देखिए, हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और मुझे कोई संदेह नहीं कि ये उतार चढ़ाव आते हैं डेमोक्रेसी में। हर जो हम लोग जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लोकतंत्र में, और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी उतार चढ़ाव रहते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो वोटर्स हैं उनको साथ लेने का, और जो टारगेट वोटर है उसको लेने का, उसके लिए प्रोग्राम आगे रखने का पूरा मौका है। और जो अभी आपने जिस अपने संवाददाता का जिक्र किया कि ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें सूफी सम्मेलन का जो जिक्र किया, तो अगर भाजपा ये कर रही है तो बहुत वेलकम बात है। और अगर आपने जो अभी संजय राउत जी की बात कही कि अगर वो एक आइडियोलॉजी रही है वीर सावरकर की और उसको वो डिफेंड कर रहे हैं, और उनका जो अलायंस पार्टनर हैं जिसमें राहुल गांधी जो उनके लीडर हैं वहाँ अगाड़ी के महाराष्ट्र में, वो एक अलग बात कर रहे हैं, तो इसकी भी गुंजाइश है लोकतंत्र में कि दो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ भी हो। बट जो मेन दिक्कत है, जिन मुद्दों पे आने वाला 24 का चुनाव होना है अपोजिशन के लिए, वो है जो जिन मुद्दों को आगे रख रहे हैं, चाहे वो करप्शन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और एग्रेरियन क्राइसिस जो किसानों को उनके जो उत्पाद है उसका सही मूल्य नहीं मिलना, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटनाएं हुई, कन्नौज, फर्रुखाबाद और एटा वगैरह जिलों में, जहाँ पे आलू की फसल जो है वो तबाह हो रही है, उसको दाम नहीं मिल रहा, और वहाँ ज्यादातर किसान उसी से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं समझता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ, पहले जब भी बजट आता था, नेशनल बजट, तो उससे पहले एक बड़ी अपोजिशन पार्टीज की एक मीटिंग होती थी और पोस्ट बजट भी वो लोग बैठते थे और उस पे पूरा अपना एक ऑल्टरनेट जो नेशनल इकोनॉमिक जो डिस्कोर्स है उस पर वो बात करते थे। पर वो चीजें तो हमें देखने को नहीं मिल रही काफी सालों से, जब से ये है, और खासतौर से जब ये नॉन कांग्रेस को लेके जो एक अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, तो उनमें इन मुद्दों पे भी अभी मुझे कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा। अब जैसे शरद पवार जी हैं, उनका एक बारामती मॉडल रहा है जहां उन्होंने सहकारिता के साथ कैसे एक एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए काम किया है, तो क्यों नहीं अब तक विपक्ष ने उनको आगे लीड लेके एक व्हाइट पेपर सामने रखने की कोशिश कराई कि भाई आप बात रखिए, ये हमारा प्रोग्राम होगा, या जो इकोनॉमिक इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या महंगाई से रिलेटेड, उसमें क्यों नहीं आगे चीजें बात रखी गई। तो ये इन मुद्दों पे कोई प्रोग्राम्स नहीं। रहा सवाल जो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हो, उसके बावजूद भी एक आ रहा है, भाई बीजेपी ने जब एनडीए बनाया था, जब अटल जी की सरकार थी, तो उस एनडीए में कितने मुख्तलिफ ख्यालात के लोग थे। वहीं उसी एनडीए में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था, फारूक अब्दुल्ला साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, और अकाली दल भी था, टीएमसी भी थी। तो ऐसा नहीं है ऐसा कि अलग अलग ख्यालात के आइडियोलॉजिकल लोग इकट्ठा हुए हैं, पर जब आए साथ में, तो जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम तो हो, तो उस प्रोग्राम का मुझे अभी अभाव दिख रहा है। जी 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 अनुपम जी, एक कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगा, इस जो सूफी कैंपेन जो बीजेपी ने लॉन्च की है। देखिए कार्तिकेय जी, ये वास्तव में दिलचस्प है कि वो सूफियों के माध्यम से, बोहरा के माध्यम से, पसमानदा के माध्यम से वो रोज नई टेरिटरी अप्रोच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 97% क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ ईस्ट में जीत के चले आ रहे हैं, और आप अभी तक हिंदू और हिंदुत्व में अंतर ही बता रहे हैं बैठ के। मतलब आप देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो एक एरोगेंस है ये भी बहुत ज्यादा आड़े आ रही है। अभी आप बात कर रहे थे अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन की। आपने देखा है कार्तिकेय जी कि अभी इस समय बहुत कुछ लोगों के व्यक्तिगत संबंधों से भी चीजें बनती हैं। दो पार्टियों के नेता, और खास तौर से रीजनल पार्टी में तो वन मैन लीडरशिप होती है, वही आपस में बात करते हैं और वही आपस में समझौते करते हैं।
आप देखें कि कांग्रेस का तो आपने आज तक राहुल गांधी इज द फिट पर्सन, वो सबसे बेहतर पर्सन है जाके अलग अलग लोगों से बात करने के लिए, पर वो तो अभी देखिए आज लौट के आए हैं और वो आज के प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए, शायद जेटलैग होगा। तो उसमें तो अगर उद्धव ठाकरे से बात करना है तो महाराष्ट्र यूनिट बात करेगी और जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो उद्धव ठाकरे को सम्मन करके दिल्ली में 10 जनपद पे उनके साथ एक फोटो ऑप होगा। ये इनका जो एक काम करने का तरीका है, जहां पे ये अपने सेनापतियों से बात कराते हैं, उसके बाद 10 जनपद पे बुला के उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो इनकी एक एरोगेंस है, आप देखें जो कैंपेन अभी आप शुरुआत में दिखा रहे थे मोदी का, मैं समझता हूं कि जो एक मोदी पे एक बहुत आरोप लगता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। कार्तिकेय जी चलती फिरती प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर चीज जो उनके ऊपर, हर पत्थर जो फेंका गया है उसको उन्होंने कितना इंटेलिजेंटली टर्न अराउंड किया है। चाय वाले जैब से लेके हर बात को उन्होंने हर चीज का जवाब दिया इस कैंपेन में, अपने हिसाब से जवाब दिया है। काउंटर क्वेश्चन भी नहीं बनता, एक कैंपेन में बना दिया, काउंटर क्वेश्चन भी नहीं बनता। जी जी लोकेश जी आवाज आ रही है? जी जी संसद कांग्रेस चलने देगी? जी जी कहें। चलने देगी? नहीं, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूं कि संसद चलेगा। देखिए, ये तो भाजपा को निर्धारित करना होगा कि वे संवैधानिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनका पूरा मुद्दा कि राहुल गांधी जी के इस स्पीच के ऊपर जो है पूरे संसद को रोक के, कार्य प्रणाली को रोक के, एक तरह से अडानी हिंदनबर्ग स्कैम की जवाबदेही से बच के लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप को दर्शाएं पूरे लोगों के सामने, ये सही नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था शर्मा जी, देखिए हम नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव पब्लिसिटी कह देते हैं, लेकिन बात क्या है कि मुद्दे दरअसल महंगाई के हैं, मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे करप्शन के हैं, मुद्दे हैं सरकार की जवाबदेही के, मुद्दे हैं कौमी दंगों के, लेकिन इन मुद्दे पर तो चर्चा ही नहीं होती। संसद जो है केवल एक बहाना ढूंढता है किस तरह से गुमराह किया जा सके लोगों के असल मुद्दों को एक तरह से अफीम चढ़ा दी जाती है धर्म के नाम की, आपस में लड़ा के। भाई ये दिखा दिया जाता है, ऐसा कहावत होती है राजनीति में कि सभी रंग अंधकार में एक होते हैं, तो अगर सब में सहमति ना बना पाओ तो अंधकार ला दो। और इस अंधेर नगरी चौपट राजा के तरीके में जब हम एक तरह से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि अंधेरा है ही नहीं, सब कुछ उजाला ही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो है अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, सामाजिक दृष्टिकोण सही है, राजनीति स्थिरता है, विदेश में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन आम आदमी के जो मुद्दे हैं, सिलेंडर का दाम कितना हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, बेरोजगारी कितनी हो रही है, किस तरह से आम आदमी के पास रोजगार नहीं है, ना पढ़ाई, ना कमाई, ना दवाई, इन पर चर्चा नहीं होती। जी जी, वैसे आपने ओपीएम की बात की, कार्ल मार्क्स ने बोला था रिलीजन द ओपीएम पीपल, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जो लेफ्ट राजनीति है वो तो अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि वो सेंटर में है। आप सदन चलाने में इंटरेस्टेड हैं सतीश जी? बिल्कुल इंटरेस्टेड है। हम नहीं, तो चाहते हैं लोकेश जी, आपने तो जवाब दे दिया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। भाई विपक्ष क्या कहते थे ना कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स वे एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे, तो वे से पहले सरकार भी शोर मचा रही है, तो मैंने कहा मैं सतीश जी से भी पूछ लेता हूँ कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आऊँगा अनुपम जी, आऊँगा मैं आपके पास, आऊँगा। क्यों नहीं कार्तिकेय जी, संसद नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा? तो चला दीजिए संसद। और हाँ, इसीलिए इनके बड़े नेता जितने लोग टीवी में बोल रहे हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं, आ गए हैं भारत। अभी आपसे जानकारी मिली है, पार्लियामेंट में आए, अपना पक्ष रखे, उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मगर ये सारे इकट्ठे होकर जितने अपने अपने भ्रष्टाचार के कारण तकलीफ में है, और उनका एक तकलीफी जमात बनी हुई है जो सारा एक साथ आना चाह रहे हैं। एक मिनट सतीश जी, हमारे पैनलिस्ट अनुपम आपसे एक सवाल पूछना था। अनुपम जी पूछिए, वक्त की कमी है। सतीश जी, मैं जल्दी से सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही है। मेरा आपसे एक स्पष्ट सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, और जो कि वो नहीं मांगेंगे,
तो आप संसद चलने देंगे कि इसी को बहाना बना के लटकाए रखें? नहीं, हमारा अहंकार नहीं है लोकतंत्र को लेकर। लोकतंत्र के मंदिर में हमारी नियत नहीं है। कम से कम माननीय सांसद सदन में आकर के अपनी बात तो कहेंगे। उनका आरोप है कि लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अरे साहब, मोदी नहीं कहेंगे, राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे, नहीं माफी मांगेंगे। आप बताइए, संसद चलने देंगे कि नहीं? क्या चाहिए आप? राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, अपनी बात वापस नहीं लेंगे। अब बताइए, संसद चलने देंगे कि नहीं? एक देश का मतदाता होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आप संसद चलने देंगे कि नहीं? नहीं, कल वो आ गए हैं, कल तो उनको पहुंचना ही है। कल सदन का हाल देखिए। नहीं आएंगे, आप बताइए, आप संसद चलने देंगे कि नहीं? नहीं, हम राहुल गांधी नहीं गतिरोध में, हमारा कोई गतिरोध नहीं है। कल तक की प्रतीक्षा कीजिए और मुझे लगता है कि राहुल जी अपनी बात जरूर करेंगे। राहुल गांधी की गलती की सजा देश को भुगते, वो नहीं आएंगे संसद में, नहीं माफी मांगेंगे। आप मुझे बताएं, भाजपा सरकार संसद चलने देगी कि नहीं? जरूर रास्ता निकलेगा। बड़े बड़े देश पे संकट आए हैं, रास्ते निकले हैं, इसका भी रास्ता निकल आएगा। चलिए जी, ये अभी 35 बिल पेश होना है कुल मिला करके। 26 मेरे ख्याल से राज्यसभा में और 9 लोकसभा में। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये सप्ताह जो है इसकी भेंट चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर बीजेपी प्रयास करेगी कि कैसे एक समन्वय बैठा के और संसद चलाया जा सके। लेकिन इस ये नॉर्म बन गया कि पहला हफ्ता जी सबको अपनी भड़ास निकालने का मौका, भड़ास निकालने का मौका। और बीजेपी अपने मुद्दे को आगे रख करके कि ये बड़ा मुद्दा है कि फॉरेन सॉइल पे उन्होंने देश की बेइज्जती क्यों की, जन जन तक ये बात पहुंच जाएगी। राहुल गांधी को उस तरीके पर क्या लोग मान लेंगे कि पार्टी पे इल्जाम लगाना देश की बेइज्जती में? ऐसे चलिए मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं आपसे पंकज जी कि मतलब ठीक है हम ये कह रहे हैं, पर क्या वाकई लोग ये मानते हैं कि पार्टी की बेइज्जती देश की बेइज्जती है? देखिए, राजनीति में क्या होता है, आप अपने इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट से मिला दें तो तभी आप सफल होते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। अब आप जो मैसेज देना चाहते हैं वाकई वो मैसेज चला जाता है। फर्ज करिए अगर ये मुद्दा नहीं उठता और जेपीसी हो रहा होता, सिर्फ अडानी हो रहा होता, तो क्या बीजेपी डिफेंसिव नहीं होती? अब अडानी के सामने राहुल हो गए हैं। और वो बड़ी बात ये हो गई है कि विदेशी धरती पे बोला है। कहाँ बोला है? तो ब्रिटेन में बोला है, जिसने हमें सालों साल गुलाम रखा है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो आम जनमानस में किस तरह से घुसेंगी, वो एक बड़ा सवाल है। और इसलिए आप देखें कि छोटे नेता नहीं, बड़े नेता फ्रंट लाइन पे आके सीधा अटैक कर रहे हैं। महीन जी आप भी देखिए, कार्तिकेय, प्रधानमंत्री मोदी को इसमें महारत हासिल, वो मास्टर स्ट्रैटेजिशियन है। आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके मौत का सौदागर से लेके चाय वाला बोला गया, उन्होंने सीधा सीधा इसको गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया और उसको जोड़ने में वो सफल रहे। उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और तमाम कई ऐसे निर्णय भी लिए गए, चाहे वो नोटबंदी हो। ऐसे मुश्किल घड़ियों में किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने आप को उबारने में सफल रहे हैं। और ये पूरी की पूरी रणनीति यही है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप चिपका दिया जाए, लेकिन अभी तक जैसा मैंने कहा कि जो ये स्ट्रैटेजी थी, राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया और उसको, जहां तक लोगों की आप समझने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय है कि अगर उनको कुछ बोलना था तो अपने देश में बोलते। उन्होंने जो है अंग्रेजों के देश में ऐसी बात क्यों कही? ये बात हो रही है जमीनी स्तर पे, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए आगे वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन जो इतिहास रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, निश्चित रूप से वो इसको भारत की अस्मिता सम्मान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के वो सफल होंगे। ठीक है, 30 सेकंड लोकेश जी, फिर पंकज जी। जी शर्मा जी, मुझे बस जाने की आज्ञा दें। मैं एक दूसरी डिबेट में जाना है, दूसरी डिबेट में तो जाना है। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा सभी पैनलिस्ट से। ठीक है, मैं बहुत बीच में नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया लोकेश जी, बहुत शुक्रिया।
नहीं, मैं बहुत हद तक महेंद्र जी से सहमत हूं, और मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी को साथ लेकर के आप भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे और जनता इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये समझ से परे है। देखिए, मोटी बात ये पंकज कि एक ईडी और सीबीआई का डर ऑपोजिशन यूनिटी फोर्ज नहीं कर पाया है, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि रीजनल पार्टीज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं। अगर आप देखिए, जो मोदी के वक्त शुरू हो गया था, क्या रीजनल पार्टी का जो पॉलिटिकल रीजनल प्राइड है, उसके पितामह तो एनटी रामाराव थे, लेकिन उस चीज़ को सबसे बढ़िया जिसे कह सकते हैं मार्शल प्राइम मिनिस्टर ने अपने नेशनल एम्बिशंस के लिए किया। लेकिन अगर आप देखें, रीजनल पार्टीज आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं। आप देखिए, जगन मोहन रेड्डी ने जो कॉन्क्लेव किया है, दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इकोनॉमिक पावर जो है वो अब राज्यों में चली गई है। तो किसी भी पार्टी का मर्ज होना असंभव है। मर्ज होने का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज शेयर कर दे, तो वो होगा नहीं। और एक चीज साफ है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी, उसको पता है कि वो कई इलाकों में पीक कर चुकी है, और जीतने का रास्ता एक ही है कि विपक्ष अलग अलग लड़ता रहे, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अगर डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पा रही है, यानी ट्रिपल डिजिट के पास नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा टर्म है वो अखाट्य सत्य हो जाएगा अगली मई में। तो अनुपम जी आपका, अतर जी आपका, महेंद्र जी, ब्रजेश और पंकज बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।